क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन। हंस रहा है कि एक ही क्लास का 3 बार पढ़ा गया। प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं? 2, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है, भूमिका का मतलब क्या बताए थे? जब कोई चीज के बारे में लाभ हानि उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि संसाधन से हमें क्या लाभ है, संसाधन से हमें क्या हानि, मतलब संसाधन की संपूर्ण जानकारी होती है, उसको क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। हर चीज की भूमिका होती है, हर टॉपिक की भूमिका होती है, हर वर्ड की एक भूमिका होती है। कहते हैं कि पूर्व अध्ययन में आपने संसाधन की संकल्पना की अवगत हो चुके हैं। पूर्व मतलब पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन, उसी में ये चीज को हम लोग जाने थे कि यह संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होती है। यहाँ भी स्पष्ट किया जा चुका है किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधन के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। देश के देखो उचित जो ज्ञान होती है वो डिपेंड किस पर करता है? संसाधन के ऐसे। जैसे अभी तुम बैठे हो, संसाधन है तो तुम्हारे पास शिक्षा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। संसाधन नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज क्या है? संसाधन। जितने संसाधन अच्छा है उतने बढ़िया है। तुम लोग तो बहुत अच्छे जगह पर, हम लोग हैं गोपालगंज में बात किया जाए बिहार का तो बहुत बढ़िया है, संसाधन बहुत है यहाँ पर। एजुकेशन से लेकर मतलब ठीक ठाक है, हर चीज़ से बढ़िया है, काम चलने लायक है। बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। हम लोग कभी कभी एग्जाम देने बीपीएससी के जाते हैं, देखते हैं लोग ऐसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, सुपौल उपौल की तरफ जाते हैं लोग, पूर्णिया की तरफ, उधर देखने में एक टीचर 200 300 बच्चों को पढ़ाता है, वो भी संपूर्ण से उन लोगों के पास साधन नहीं है, दूर दूर से बच्चे आते हैं। अब बड़ी तकलीफ से पढ़ाई पढ़ते हैं यार, बहुत तकलीफ से। या तो बहुत साधन की व्यवस्था है बहुत, और हमारे पास दोनों साधन है, प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय भी साधन है। वहाँ पर एक साधन है प्राकृतिक है तो मानवीय नहीं, मानवीय है तो प्राकृतिक नहीं, 2 तरह के से चलता है। तो ध्यान से इस चैप्टर से हमको लगता है क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, तुम लोग क्लियर भी हो जाएगा। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, साधन का स्पष्ट करने के लिए रेखाओं को अवरेकिन करता है कि इसमें से तकनीकी ज्ञान और संस्थानों की सहयोग की क्या है? अपरिहार्य है। मतलब इसमें संसाधन की हमारे बहुत सी जो होती है, जैसे तकनीकी से लेकर सेवा से लेकर, मतलब इसमें बहुत सी संतुष्ट के लिए यह हर चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये हमारी ज़रूरत होती है। हम भूमि पर निवास करते हैं, तुम लोग तो दूसरे पर नहीं ना छत पर करते हो, छत भूमि पर है यार, मजाक कर रहे थे। हम लोग भूमि पर निवास करते हैं, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित है। जो भी हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं किस पर करते हैं? भूमि। और प्राकृतिक हमें 3 चीज सबसे अच्छा दी है, क्या क्या? भूमि, हवा और जल। यह सबसे कीमती अनमोल दी है जिससे हम लोग जीवित है। पेड़ पौधा से लेकर और पशु पक्षी से, कीड़े मकोड़े से लेकर मानव तक जितने भी व्यक्ति है, यह प्रकृति के सबसे कीमती उपहार क्या है? यह 3 चीज है। कहते हैं कि यह विभिन्न रूप में इसका उपयोग करते हैं, अतः हम अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक के प्रदान होने के कारण यह प्राकृतिक संसाधन है। यह प्राकृतिक द्वारा जो मिली है इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, पशु चारा। पशु चारा क्या होता है? जहाँ पर पशु चरते हैं उसको क्या कहते हैं? पशु चारा होती है। मत्स्य, खनन। खनन समझते हो? खनन क्या होता है? जैसे झारखंड में नीचे से कोयला निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। कुछ ऐसे चीज मिलेंगे आपको हिंदी में कि थोड़ा सा लगे कि हम लोग नया नया वर्ड मिल रहा है, तो इस सब चीजों पर थोड़ा सा गर्व करना। वन जीव, परिवहन, संचारण जैसी आर्थिक क्रिया भूमि पर संपन्न होने के कारण यह क्या है? मौलिक संसाधन है। कौन से संसाधन के रूप में आ गया? मौलिक संसाधन के रूप में, क्योंकि इसमें से बहुत तरह की हमारे आर्थिक क्रियाओं के रूप में आती है। हर इंसान की इसकी आवश्यकता होती है, ये अपनी आवश्यकता को, दैनिक जीवन को जीने के लिए कार्य करते हैं, वो मौलिक संसाधन के अंतर्गत में आती है। इस इतने व्यापक रूप से उपयोग होने के बावजूद भी यह सीमित संसाधन है। देखो इसको इतना प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यह क्या अनलिमिटेड है? नहीं, ये एक सीमित संसाधन है। ये एक समय ऐसा आएगा कि यह क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि स्तुति आवश्यक है कि उपलब्ध है भूमि में विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित रूप से इसका उपयोग किया जाए। मतलब इसे हमें जितना आवश्यकता है उसी के हिसाब से इसको क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। नहीं कि अनलिमिटेड है माइंड में बैठा ले, खूब अनाधून प्रयोग करे, तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा? यह खत्म हो जाएगा। अब बहुत सी ऐसे हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी होंगे, वो पीढ़ी को संसाधन के बारे में पता ही नहीं रहेगा, संपूर्ण जानकारी नहीं रहेगा। तो ये भी एक क्या है? दयनीय स्थिति उत्पन्न करेगी। ये भी चीज को ध्यान रखना। कहते हैं कि भूमि संसाधन कई भौतिकी स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदानी, निम्न भूमि, घाटिया। घाटिया समझते हो? जो झरना होती है, नदी किनारे वाले जो होती है, उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं।
विभिन्न स्वरूप जलवायु या प्रभावित होती है। भारत भूमि संसाधन के संपन्न है, कुल उपलब्ध भूमि में लगभग 43% भाग है। ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। भारत में जो भूमि संसाधन है संपन्न है, लेकिन कुल उपलब्ध कितना भूमि जो है हमारा लगभग 43% ही इसको हम लोग कृषि के लिए उपयोग करते हैं। कृषि उद्योग में विकास के लिए उपयोगी 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र में से आती है। अगर जो पर्वतीय क्षेत्र में जो कृषि होते हैं कितने परसेंट आते हैं? 30% ही। पर्वत के जो इलाके होते हैं जो अपने आप को 100 होती है उसमें से 30% ही हमारे कृषि के लिए क्या है? उपयोग है। फिर तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, 43% जो होगा मैदानी भाग है, 30% जो हमारी है पर्वतीय भाग है, और 27% जो है हमारे पठारे भाग है। ये एक स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखाई देगा, उसको बढ़िया से देख लेना। कहते हैं कि 12मासी नदियाँ, आपको याद है कि नदी के बारे में जब पढ़ाए थे 9th में भी, अगर याद होगा तो, कुछ नदियाँ हमारी होती है जो कि मौसमी नदी होती है। जो मौसम आएगा तो नदी में पानी आया, मौसम खत्म पानी खत्म। कुछ नदियाँ ऐसी होती है कि जो भी हिमालय से निकलने वाली होती है, जो 12 मास बहते रहती है। तो 12मासी नदियाँ प्रभावी सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है, चाहे मुहैया कराती है पर्यटन के लिए। जैसे आकर्षित केंद्र होती है, आकर्षण होता है, जहाँ पर लोग देखने के लिए जाते हैं पर्यटन के लिए, बड़े बड़े दूर से लोग नदी किनारे झरना के पास आते हैं। यह परिस्थिति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर अगर ये जीव जंतु जितने भी हैं, ये सभी क्या है? संतुलन बनाए रखने के लिए। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज नहीं है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में। कितना प्रतिशत भाग है पूरे देश का? 27। भारत के कितने परसेंट? 27% जो भाग है वो पठार है भारत का, विस्तारित है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा को संचित है। आपको याद होगा कि जीवाश्म और खनिज जहां पर लाखों बरस लग जाते हैं पृथ्वी के अंदर, जो दबते हैं, दबने के बाद से जो प्रक्रिया कुछ बरस के बाद अभिक्रिया करती है, उसको जो फिर खुदाई के समय के बाद मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं या खनिज होते हैं। जैसे मान लो कि कोयला वोयला नीचे से मिल गया, खनिज हो गया, यूरेनियम मिल गया, कोई भी बड़े बड़े चट्टानों के अंदर कुछ चीज हम लोग को मिल गया, तत्व मिल गया, खनिज हो गया, और गैस मिल गया है, मिट्टी तेल की राशन वासन सब मिले, जीवाश्म ईंधन के रूप में आते हैं। ये लंबे समय की प्रक्रिया होती है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लाखों बरस लग जाते हैं। अब का जो हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यह है मृदा का निर्माण। यह बढ़िया टॉपिक है, इसको तुम लोग नोट भी कर लेना। मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जैसे लगभग बताते हैं तुम लोगों को संपेक्ष में कि मिट्टी क्या होती है। बड़े बड़े जब हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र है 27% है, तो इस पर जितने भी धूप और बारिश होती है तो चट्टान क्या होती है? पापड़ा छोड़ते हैं, उभरते हैं, और वहीं फिर हमारे धूप और पानी के कारण कण कण में जो विखंडित हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे क्या चीज़ का रूप धारण कर लेता है? मिट्टी का। जैसे कुछ पेड़ पौधे के पत्ते सड़ते हैं, लंबे समय की अभिक्रिया के बाद से वो क्या हो जाते हैं? मिट्टी हो जाते हैं। कोई डाउट? अब देखना बुक के भाषा से क्या है। मृदा एक परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये लंबा समय लगती है। और संगठित पदार्थों को निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा में क्या होती है? लेयर होती है। तुम पहला लेयर देखेगा, फिर उस लेयर के नीचे फिर एक लेयर, ऐसे 7 गो लेयर होती है। तो ऊपरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? हम मृदा कहते हैं। ऊपरी वाले लेयर से हमारी 3 फीट तक जो होती है कि अपने मानव अधिकार होते हैं। 3 फीट के नीचे में जो खनिज और जीवाश्म ईंधन पाया जाती है, किसका हो जाती है? प्राकृतिक का हो जाती है, सरकार का, उसके अंतर्गत में कब्जा अपने कर लेते हैं, सरकार के अंतर्गत में जाती है। जितने भी जीवाश्म ईंधन और खनिज मिलता है कौन कब्जा कर लेता है? सरकार ले लेगा, सरकार का हो जाएगा। अब देखना, मिट्टी की मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये एक नवकरणीय है और वो भी एक प्राकृतिक संसाधन। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न जीव समुदाय का पोषण भी कराती है। देखो पृथ्वी पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मानव भी है, सबका पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ऊपरी परत ही होती है। इसी पर सारी फसल होते हैं, कीड़े मकोड़े से जीवित रहते हैं। तो ऊपरी फसल बहुत अच्छी के लिए मतलब ऊपरी परत जो होती है यह व्यक्ति का सबसे अच्छा है। अगर इस पर हम रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो मानव के लिए सबसे खतरनाक उत्पन्न साबित करती है। देखना यहाँ पर लिखा भी होगा, मृदा के निर्धारित उभरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, देश के नियमित और निर्धारित करता है। इसे नष्ट होने के साथ सांप्रदायिकता और संस्कृति दोनों को ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा ये क्या है? जीवित तंत्र है। देखो मृदा क्या है? एक जीवित तंत्र है। इस पर अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो हमारी क्या चीज़? सांप्रदायिकता के साथ साथ हमारी संस्कृति भी सब कुछ क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कहते हैं मृदा का निर्माण लंबी अधीन पूर्ण होने वाली जटिल एक प्रक्रिया है। तो अभी तुम लोग बताए थे ये जल्दी होता नहीं है, इसकी लंबी प्रक्रिया होती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण लाखों बरस
लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए लाखों बरस लग जाते हैं। जैसे चट्टान को टूटने फूटने, भौतिकी, रासायनिक, जैविक परिवर्तन में मृदा का निर्माण होती है। भूगोलिक दृष्टि से इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। भूगोल की दृष्टि से क्या मानते हैं? बहुत धीमी प्रक्रिया होती है मिट्टी को बनने के लिए। कोई डाउट? अब यहां से आ जाना बाबू कि अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है कि मृदा के निर्माण के कारण क्या है। अभी बताए थे कौन कौन सा कारण हो सकता है मिट्टी के निर्माण का। एक है उच्च अवधारिता, धाराकृति, मतलब उसमें धाराकृति के अंतर्गत में आते हैं उच्च, मतलब टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? तापमान बहुत मायने रखता है। मूल्य से अवर, चट्टान, पर्वत, जलवायु, पानी, वर्षा, वनस्पति, पेड़ पौधे सड़ते हैं, जैव पदार्थ, खनिज कण, और इसमें लंबे समय की प्रक्रिया लगती है। तो ये हमारी जो प्रक्रिया होती है, 7 तरह की प्रक्रिया होने पर तब मिट्टी का निर्माण होता है। अब यहां से आ जाएंगे हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ना है, सॉरी टॉपिक नहीं है, इसी का हेडिंग दिया है थोड़ा, कि तापमान में परिवर्तन प्रभावित जल की प्रक्रिया, पवन, हिमपात, हिमपात समझते हो? हिमालय के क्षेत्र को हिमपात बोलते हैं। अपघटन, अन्य क्रियाएं, ऐसी तत्व जो मृदा निर्माण के सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक रासायनिक परिवर्तन अहम भूमिका निभाती है। ध्यान रखना, मिट्टी निर्माण में जैविक और अजैविक, ये एक बायोलॉजी के सवाल है, यह बायोलॉजी में भी पूछता है और ज्योग्राफी में भी तुम्हारे पूछेगा। कतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में लिए हवस जैसे जैव और अजैव 2 प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया और निर्धारित तत्व, इसके रंग, गठन, गहराई, वायु, रासायनिक और भौतिकी गुणों के आधार पर भारत में मृदा के निम्नलिखित तत्वों पर अध्ययन किया जा सकता है। देखो भारत में मिट्टी के बहुत सी प्रकार होती है। जैसे मान लो हम ही लोग की मिट्टी पर यहाँ पर सेब का खेती नहीं होता है, किशमिश का नहीं होता है, लौंग का नहीं हो सकता, जिसका मतलब मिट्टी हमारी अलग अलग है, तभी तो ये सब हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी की प्रकार होती है। कहते हैं कि मिट्टी की प्रकार भारत में उच्च भू आकृति, जलवायु, वनस्पति तथा प्राप्त विभिन्नता पाई जाती है, जिसके वजह से यहाँ 6 प्रमुख कारण मृदा विकसित हुई है। एग्जेक्टिव पूछेगा भारत में मिट्टी कितने प्रकार को विकसित हुई है? 6। यहाँ भूमि संसाधन गुणवत्ता के आधार पर इसका निर्माण क्रमशः किया गया है। अब यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा अगला टॉपिक, लिखते जाना, मिट्टी का प्रकार। लिख लिया? मिट्टी का प्रकार। पहला जो हमारा है जलोढ़ मृदा। 6 प्रकार की मिट्टी है। 6 प्रकार की मिट्टी में से 1-2 मिट्टी तुमको बोर्ड में पूछ देगा, एक मिट्टी पूछेगा। जलोढ़ मृदा हो गया। कहते हैं यह मृदा भारत के विकसित रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत के मैदानी पूर्व जलोढ़ मृदा का, जो कि हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्राणी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ का निरपेक्ष से बना है। यह राजस्थान, गुजरात के भी सक्रिय पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्व तटीय मैदान में स्थित महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी एक निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा है। कुल मिलाकर लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर की जलोढ़ मृदा फैली हुई है। अब यहाँ पर 4-5 चीज तुमको क्वेश्चन बना। एक डेल्टा मिला। डेल्टा क्या होता है? जब चारों बगल से नदियां होती है, जैसे नदी जा रही है, एक नदी है, नदी गई 2 पार्ट में बटी, फिर जाके नदी आपस में मिल गई, इधर से एक ही आई और फिर जाके 2 पार्ट में, जैसे मान लो कि ये नदी है, आई 2 पार्ट में हो गई और फिर जाके आपस में वो नदियां मिल गई, तो बीच की जो जमीन बचा वह क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। बीच वाली जमीन क्या कहलाएंगे? डेल्टा कहलाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आया कि भाई हमारे कौन कौन सबसे बड़ी जो नदी ब्रह्मपुत्र, जो सिंधु है, ये सब डेल्टा के जो निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा हमारे सुंदरबन की डेल्टा है। तो अब यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी जो है, सिंध नदी है, ये कौन सा मिट्टी लेके आती है? जलोढ़ मृदा लेके आती है। और इसकी बहुत सी ऐसी सहायक नदियां हैं, कुछ पर्वतीय जो नदियां है हमारी, जैसे कौन कौन सा, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदियां है, ये डेल्टा के निर्माण तो करती है। और ये क्या, कौन सा मिट्टी लेके आती है? जलोढ़ मृदा जो लेके आती है। कुल मिलाकर भारत में कितने हेक्टेयर है? 6.5। अब यहाँ पे एक नया वर्ड तुम लोग को मिलेगा, कहीं तुम लोग खेती से नहीं जानते हो, तो हेक्टेयर क्या है? क्या चीज? हेक्टेयर। अब देखो हम लोग को ये चीज देखने को मिलता है कि जब हम थोड़ा, बड़ी मम्मी को बोलो ना, बहुत आवाज आ रहा है, कि आपका आवाज नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो हाँ आवाज आ रहा है, तो छोड़ो जरा, मत बोलो, कहीं बड़ी मम्मी क्या बोल कह रहे हैं, जाएगा तो बड़ी मम्मी की आवाज जाएगा, हम क्या करें? ठीक, तो अब चीज सुनना ध्यान से। हाँ, लोग कमेंट करेंगे कि पीछे कौन बोल रहा है बैकग्राउंड में,
तो 6.4 हेक्टेयर, तो अब हेक्टेयर के बारे में समझना क्या है। जैसे हम लोग अपने के यहाँ खेती जो नापते हैं लगी से नापते हैं। किसे नापते हैं? लगी से। जो 6 हाथ नापते हैं, एक लगी होता है, उसको एक धूर कहते हैं। नॉर्मल में समझना क्या चीज, एक धूर। ऐसे ऐसे करके 20 धूर को हम लोग क्या कहते हैं, एक कट्ठा कहते हैं। समझ में आ रहा है? शहर में जो जमीन घर बनने के लिए होती है मीटर स्क्वायर में होती है, फीट स्क्वायर में होती है। 1 फीट स्क्वायर, 4 फीट स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर में आती है। अब बात यहाँ से है कि जो हेक्टेयर क्या होती है, तो ऐसे तुम्हारे 20 धुर को, 20 धुरकी को एक धुर कहते हैं। छोटे छोटे धुरकी होती है बीटा की तरह, तो 20 धुरकी को एक धुर कहते हैं। और एक धुर जो होती है हमारे 20 धुर की, अब 20 धुर को हम एक कट्ठा कहते हैं। 20 धुर को एक कट्ठा, और 20 कट्ठा को एक बीघा कहते हैं। 27 कट्ठा को एक एकड़ कहते हैं, एक एकड़ कहते हैं। और 80 कट्ठा को एक हेक्टेयर कहते हैं। समझ में आ गया? अब बाद में कभी तुम लोग को ये सब मैथ नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो डिसमिल उस्मिल में, जमीन को डिसमिल में नापने वाला ये सिखा देंगे। तो हमको लगता है नॉर्मल जब भी हेक्टेयर के बारे में चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। यह चीज को याद रखना थोड़ा। कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होती है। इसमें बलवट टाइप का मिलता है, थोड़ा सा मिट्टी भी रहेगा और बलवट भी थोड़ा रहता है। इसका रंग क्या होता है? धुंधला होता है। धुंधला से लेकर कहता है कि लालमी और भूरे रंग का होता है। यह भूरे रंग का दिखाई देते हैं। इस मिट्टी का कण नदी, मुहाले, घाटी के ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। जैसे मृदा का पर्वत पठारीय क्षेत्र में बने मैदानी जैसे द्वारा चौर तराई आम तौर पर मिलती है। इसी कण का घटक और अलावा मृदा की पहचान इसके अन्य वायुओं में भी होती है। वायुओं के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, पुराना और नवी जलोढ़। ध्यान से रखना हवा के हिसाब से। पुराने जलोढ़ में कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ मिट्टी में देखा है, आकड़, हम लोग उसको कंकड़ कहते हैं। और बजरी मात्रा में अधिक होती है। इसके बांगर कहा गया है। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी को ही जिसमें कंकड़ पाया जाता है उस मिट्टी को क्या कहा गया है? बागर। बागर की तुलना में नवी जलोढ़ को महीन कण पाए जाते हैं। खादर उसको कहा गया। जो महीन कण पाया गया उसको क्या कहा गया? खादर। खादर में बालू और मृदा का मिश्रण होते, यह काफी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत में आती है। कहते हैं कि जलोढ़ मृदा का पोटास फास्फोरस एग्जेप्टी बनता है। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, इसीलिए बच्चों को मिट्टी खा लेते हैं तो और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व भी प्रधानता होती है, जबकि इनमें से नाइट्रोजन जैव पदार्थ की कमी रहती है। इसीलिए फसल में हम यूरिया मिलाते हैं, नाइट्रोजन को क्या करने के लिए? पूर्ति करने के लिए। मिट्टी का गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा होती है? उपयुक्त। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन के लिए उपयोग मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में गहन कृषि भी की जाती है। परिमाण यह जनसंख्या घनत्व भी क्या है इसका? ऊंच है। क्या आप जानते हैं, एक बॉक्स में दिया है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियरा भूमि कहते हैं। अब दियरा की उत्पत्ति समझ में आया? उत्तर बिहार के इलाके में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में जितने इलाका आते हैं उसको क्या कहा जाता है? दियरा। दियरा कोई जगह नहीं है, तुम वहां जाओगे तो कहोगे आगे दियरा, उससे जाकर पूछो तो आगे दियरा, उससे जाकर पूछोगे तो आगे दियरा। पता कोई नहीं लगता, कहते भैंसा दियरा है, भैंसा आओ तो बलही दियरा है, बलही पूछो तो वो दियरा है, वो पूछो तो वो दियरा है। दियरा दियरा दियरे नेपाल में घुस जाएंगे, दियरे पता नहीं चलेगा। तो दियरा क्या सीखा? उत्तर बिहार के जितने जलोढ़ मिट्टी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, कावेरी, कृष्णा, ये जो नदियां जितने भी डेल्टाई का निर्माण करती है, ये डेल्टाई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? अब डरेगा नहीं दियरा नाम सुन के? बस ये रील लगाना जरूरी है, ऊपर वाला देख के समझेगा लोग। इस पर कौन सा फसल होता है? यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काली मिट्टी। गुड।